नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे साइबर अपराध सिंडिकेट की। इस मुद्दे पर बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि भारत में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहा है। साइबर अपराधी भारतीय अर्थव्यवस्था को निशाना बना रहे हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल जनवरी से मई तक ऑनलाइन फ्रॉड में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संचालित होने वाले इन अपराधों में स्टॉक ट्रेडिंग और निवेश घोटाले प्रमुख हैं। साइबर अपराध में भारतीय नागरिकों की भी भागीदारी एक चिंता का विषय उभरकर तेजी से सामने आ रही है। साइबर क्राइम में आधे से अधिक नेटवर्क म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से संचालित हो रहा है। गृह मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने देश में साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लिया है। हाल ही में स्थायी समिति की बैठक में साइबर क्राइम परिणाम, प्रभाव और बचाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। साइबर अपराध का मुद्दा आम आदमी और देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर मुद्दा है। इसलिए मुद्दा आपका में साइबर अपराध सिंडिकेट पर चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पवन दुग्गल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं और जाने माने साइबर लॉ, साइबर एक्सपर्ट हैं। पवन जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉर्मर नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गुलशन राय जी से। डॉक्टर गुलशन जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत मैं गुलशन जी आप ही से करूंगा क्योंकि मुद्दा बेहद गंभीर है। साइबर अपराधी भारतीय अर्थव्यवस्था को निशाना बना रहे हैं और जो आंकड़े मैंने बताए कि 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान पहले 5 हफ्तों में, महीनों में हो चुका है। आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? देखिए, मैं इस मुद्दे को बहुत ही गंभीर तरीके से देखता हूं। जैसे जैसे भारत में कंप्यूटराइजेशन बढ़ रहा है, आईटी का विस्तार हो रहा है, और उसके अलावा जो हमारा जो ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू डिजिटल पेमेंट के जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, वो देखने में आ रहा है कि उसके साथ ही साथ हमारे अपराध, साइबर जो अपराध होते हैं, वो भी बहुत बढ़े जा रहे हैं। आपने एक फिगर कोट की, आपने आपने एक फिगर बताया, 7,000 करोड़ पहले ही जी, पांच पांच महीने में हो गया है। ये बहुत चिंता का विषय है। और इससे ये तो देखिए, टेक्नोलॉजी तो आ गई है और टेक्नोलॉजी यूज भी होगी, फिनटेक इस्तेमाल भी होगा। दिन पर दिन आप देखिए, यूपीए के बिलियन ट्रांजैक्शन हो जाते हैं, और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन भी बढ़ गए हैं, इंटरनेट ट्रांजैक्शन भी बढ़ गए हैं। टेक्नोलॉजी को तो इस्तेमाल होगा ही होगा, लेकिन साइबर अपराध बढ़ना वो थोड़ा चिंता का विषय है। वो एक किस्म से एक जो उसकी स्पीड जो होती है, उसको थोड़ा सा रोकते भी हैं, आदमी को, इंसान को चिंता में भी डालते हैं। सबसे बड़ी बात यह, अपराध इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि उस जिस हिसाब से अपराध बढ़ रहा है, उस हिसाब से उसका एड्रेसल सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। जी, वो भी है, अगर अपराध बढ़ रहे हो और उसकी सोल्यूशन निकल रहा हो और उसको पकड़ रहे हो, अपराधी को पकड़ रहे हो, तो वो थोड़ा सा रुक जाता है। और ये चिंता का विषय तो बहुत हो गया है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम, जैसे जैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में आ गए हैं, और उस जी, चिंता थोड़ी और बढ़ जाती है। अपराध को पिछले 15 साल से देख रहा हूं, जी, और बिल्कुल। पिछले 15 साल से अपराध, साइबर अपराध करने का तरीका बदल गया है। साइबर अपराध नेचर बदल गया है, बहुत बदल गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस हिसाब से उसका अपराध करने का तरीका और अपराध भी बहुत बढ़े जा रहे जी हैं। गुलशन जी, अल्टीमेटली एक, जी और उस हिसाब से आप और हर सरकार चैनल से अवेयरनेस भी हो रहा है, तो चिंता का विषय तो है ये। जी बिल्कुल गुलशन जी। साइबर अपराध का स्वरूप भी बदला है और इसकी जो प्रतिक्रिया हो रही है जिस तरह से, उसको लेकर भी तमाम तरह के जो स्रोत हैं वो एक गंभीर चिंता की ओर इशारा करते हैं। पवन दुग्गल जी, अगर मैं समझना चाहूँ आपसे, क्योंकि साइबर स्पेस को जब हम देखते हैं तो सॉफ्टवेयर की बात आती है, सर्विसेज की बात आती है और यूजर्स, और ये तीनों मिलाकर एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि आज हम एक बहुत ही गंभीर स्थिति पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि कोविड-19 के बाद हम लोग एक नए युग में कदम रख चुके हैं।
मैं इस युग का नाम बोलता हूं न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर। जी। एक नए प्रकार का वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें साइबर क्राइम का स्वर्णिम युग प्रारंभ हो चुका है। और ये गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम जो है कई दशकों तक हमारे साथ रहने वाली है। साथ ही साथ इसी न्यू साइबर वर्ल्ड ऑर्डर में साइबर सुरक्षा में सेनें आज एक नॉर्मल फिनोमिनन बन चुका है और सरकारें पावरफुल होती जा रही हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खास तौर पर जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद अब साइबर क्रिमिनल्स को एक नया आयाम मिल चुका है, एक नई ताकत मिल चुकी है जो उनके साइबर क्रिमिनल मंसूबों को अंजाम देने में मदद करती है। वो ताकत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जी। आज अगर आप डार्कनेट पर जाएंगे तो पाते हैं कि आज अगर वहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण प्रेवलेंट ट्रेंड है, वो ट्रेंड है साइबर क्राइम एज अ सर्विस पावर्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि अब साइबर क्रिमिनल अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से साइबर क्राइम करते हैं। और साइबर क्रिमिनल समझ चुके हैं कि कोविड-19 के बाद दो चीजें हैं जो आजीवन के लिए सदैव के जीवन में आ चुकी हैं हर लोगों के, वो है डर और पैनिक। साइबर क्रिमिनल्स इसी डर, इसी पैनिक का को हथियार बनाते हुए इस्तेमाल करते हैं, इन्हें टारगेट करते हैं। साइबर क्रिमिनल्स को मालूम है कि भारत का जो वर्तमान कानूनी प्रणाली है वो साइबर क्राइम से निपटने के लिए कारगर रूप से इफेक्टिव नहीं है। जी। उन्हें मालूम है कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है उसमें 3 साइबर क्राइम्स को छोड़कर अधिकांश साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध बनाया हुआ है। तो अगर वो पकड़े भी गए तो उन्हें जमानत मिल जाएगी, और जमानत मिलने के बाद वो अपने विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डिस्ट्रॉय करेंगे। तो वो सुप्रीमली कॉन्फिडेंट है। 1 जुलाई 2024 के बाद भारतीय न्याय संहिता आ चुका है। उस भारतीय न्याय संहिता की सराहना की जानी चाहिए क्योंकि उसने साइबर क्राइम की कवरेज को बढ़ाया तो जरूर है, और साइबर क्राइम को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के दर्जे में लेकर आया है ये कानून। लेकिन समस्या ये है कि कानून एआई के वर्तमान हकीकतों और ग्राउंड रियलिटी के साथ तारसंगत नहीं है। और इसलिए आज की तारीख में भारतीय न्याय संहिता पूर्ण रूप से इन उभरते हुए साइबर क्राइम की चुनौतियों और एआई की चुनौतियों से डील करने में सक्षम, कारगर नहीं है। आवश्यकता है कि भारत एक डेडिकेटेड कानून लेकर आए जो एआई के दुरुपयोग और मिसयूज को रेगुलेट करने का प्रयास कर सके, ताकि हम स्पष्ट तौर पर एआई क्राइम्स को टैकल कर सकें। आज डीप फेक क्राइम्स बहुत तेज रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। जी। डिजिटल अरेस्ट तो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आप पूछे ही ना। 4 महीनों में भारतवासियों ने 2000 करोड़ रुपए गवा दिए हैं केवल डिजिटल अरेस्ट के शिकार होने के संदर्भ में ही। तो इस संदर्भ में मुझे लगता है कि हम कोई एक बहुमुखी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनौती बहुत बड़ी है। हम सबको समझना है कि हम डिजिटल कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में इस केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं। हमें चारों ओर से अटैक किया जा रहा है। मुझे मालूम नहीं कि हमें अगला आक्रमण हमारे ऊपर क्या होने वाला है। तो इसलिए न केवल कानून को ज्यादा सतर्क बनाना पड़ेगा, उसे ज्यादा सशक्त बना के नए कानूनी प्रावधान लाने पड़ेंगे। लोगों में इंश्योर करना पड़ेगा कि इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, जो एग्जिस्टिंग लॉ है वो जी। किया जाए। और अल्टीमेटली लोगों को ज्यादा जागरूक बनाना पड़ेगा इन नए उभरते हुए साइबर क्राइम्स के प्रति, ताकि वो स्वयं प्रिवेंटिव केयर ले सकें, ताकि वो साइबर क्राइम का शिकार ना बने। जी। बिल्कुल, कई पहलू हैं इसके, खास तौर से अगर मैं समझना चाहूँ आपसे डॉक्टर गुलशन जी, क्योंकि साइबर अपराध जो है वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से संचालित हो रहा है, जिनके नाम मैंने बताए, जहाँ से लिंक उभर के सामने आ रहे हैं। चाइना के भी कुछ एजेंट्स इस तरह के पकड़े गए हैं जो भारत में इस प्रकार के अपराध कर रहे हैं। इसमें हो क्या रहा है? विदेश में अपराधी बैठा है, टेक्नोलॉजी के जरिए अपराध कर रहा है। आप कैसे इस नेटवर्क को देख रहे हैं जो सिंडिकेट उभर के सामने आ रहा है? देखिए, एक ये साइबर के एक विशेषता है कि वो बॉर्डरलेस है, एनोनिमस है। ये उसकी विशेषता है। आप किसी जगह से भी आप साइबर अपराध कर सकते हैं, और किसी को भी टारगेट कहीं दूर से कर सकते हैं, और किसी नाम से कर सकते हैं ये, और कहीं भी कर सकते हैं। ये साइबर एक उसकी एक विशेषता है। इसी विशेषता को ये क्रिमिनल जो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं, और अपने आज टेक्निक, जो नई टेक्निक निकल चुकी हैं जिसको हम कहते हैं टॉर सर्वर।
वो दी ओनियन राउटिंग जो आपने महाभारत में देखा होगा कि करेक्टर बनते हैं, करेक्टर दूसरे करेक्टर से पेश नाम से शक्ल से आते हैं। तो ये जो टेक्निक जो पवन दुग्गल साहब ने बताया, जनरेटिव एआई, तो इस हिसाब से उसको हाइड करते हैं और जो टेक्निक है उसको हाइड करने की बात करती है। आज ये जो जो हमारे साउथ एशिया सेक्टर्स में जो क्रिमिनल जो आपको टारगेट कर रहे हैं क्राइम्स के अंदर, वो अपने आप को छुपाते हैं। हम वहां बात नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर सकते हैं और हमारे साइबर स्पेस में आते हैं। तो ये क्रिमिनल जो है, और साउथ साउथ एशिया से जो क्रिमिनल आता है उसको हमारे कल्चर का भी काफी पता है। जी अच्छा, एक नंबर। दूसरी बात ये कि वहां का टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भी इस बारे में काफी वो उसको उनको अलाउ करता है दूसरे एक में अटैक करने की। आपको किसी पश्चिमी देश के या किसी और किसी आई मीन यूरोपियन देश के एरिया में, आप रशिया जाएं, अमेरिका जाएं, यूरोप में जाएं, वहां के कानून बहुत सख्त हैं। वो आप किसी हमारे साइबर क्राइम करने में वो उनको रोकते हैं। लेकिन साउथ एशिया का जो है, पॉपुलेशन ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, वो हमारे देश में उसको साइबर अटैक बहुत ज्यादा करते हैं। और ये बहुत चिंता का विषय है। और डिफरेंट टेक्नोलॉजी, जैसे डॉक्टर दुग्गल ने बताया, बहुत टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। और ये और जरूरी नहीं है कि सारे सारे के सारे अपराध साउथ साउथ एशिया से हो रहे हों। काफी जी अपराध हमारे यहाँ से भी हो रहे होंगे। आपने जब वो उसका इसका नू का नाम सुना होगा, जी रोज बिल्कुल। अखबार में पढ़ते हैं, मीडिया में पढ़ते हैं कि साइबर सीबीआई ने उनको किसी रैकेट को भंडाफोड़ किया। ये बहुत सुनते हैं, हमारे देश में भी ऐसे ऐसे बहुत होते रहते हैं। लेकिन मैंने जैसे बताया कि इसकी जो स्पेशलाइजेशन है, बॉर्डरलेस जी एनोनिमस, इसको एक्सप्लॉइट करता है। आप जरूरी नहीं है कि साउथ एशिया में बैठे हो, आप दिल्ली में बैठे हुए भी अपराध कर सकते हैं अपने आप को एनोनिमस करने के लिए। और बॉर्डरलेस करने के उसमें आप जा सकते हैं। जी इसीलिए सिंडिकेट शब्द का इस्तेमाल किया मैंने, क्योंकि जिस तरह से विदेशों में बैठ के कुछ भारतीय नागरिकों के साथ मिलकर साइबर अपराध को अंजाम दिया जा रहा है, वो देश की अर्थव्यवस्था के लिए और आम आदमी के लिए, दोनों के लिए एक बड़ा खतरा बन के उभर के सामने आ रहा है। और ये पता होना जरूरी है कि किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। पवन दुग्गल जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा इस मुद्दे को, कौन कौन से ऑनलाइन फ्रॉड जो हैं वो हाल के वर्षों में अधिक देखने को मिले हैं, किस तरह के ये फ्रॉड होते हैं? देखिए, अधिकांश तौर पर आज मैं साइबर क्राइम की पृष्ठभूमि पर देखूं तो जो सबसे महत्वपूर्ण साइबर क्राइम आज हो रहा है वो हो रहा है फाइनेंशियल ऑनलाइन फ्रॉड। जी क्यों? क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स अब बहुत शातिर हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा पैसे उठाएं। इसलिए वो केवल फाइनेंशियल क्राइम्स पर फोकस कर रहे हैं। वो जानबूझ के लोगों की ट्रस्ट को जाके तोड़ते हैं, पहले जीतते हैं फिर तोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं लोगों को डरा के, लोगों को पैनिक में डाल के उनकी जेब से पैसे आटते हैं। अब अलग अलग प्रकार के नए तरीके हैं। अब आप डिजिटल अरेस्ट भी देख लीजिए, तो वो भी एक तरह का ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड ही तो है। आपने लोगों को डरा दिया और फिर कहा कि साहब अच्छा, डर से बाहर निकलना है तो पैसे दे दीजिए। तो आंकड़े तो देखिए साहब, बहुत ज्यादा भयभीत करने वाले आंकड़े हैं। अगर आप पिछले साल देख लें तो पूरी दुनिया भर में $8 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे लोगों ने गंवाए जी साइबर क्राइम के प्रति। और उनमें से बिग एक बहुत बड़ा चंक जो था वो भारतवर्ष से आया था। लेकिन ये आंकड़े यहाँ खत्म नहीं हो रहे। 2025 के अंत तक उम्मीद की जा रही है कि लगभग लोग $10.5 ट्रिलियन गवा देने वाले हैं साइबर क्राइम के प्रति। और इसमें से भी एक बहुत बड़ा चंक जो है भारतवर्ष में से जाने वाला है। क्यों? क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ा प्रजातंत्र ही नहीं, भारत की जनसंख्या सबसे विशाल है दुनिया भर में। तो इतनी जब विशाल आपकी मार्केट है, जब आपके इकोसिस्टम में डिजिटल यूजर्स को ट्रेन ही नहीं किया गया है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, तो लोगों को टारगेट करना बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए, ट्रेडिशनल जो दूसरे क्राइम्स होते थे, साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, साइबर हैरेसमेंट, साइबर न्यूसेंस, वो चल रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल साइबर क्राइम की तुलना में बिल्कुल बौने से नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि अब वो जमाना चला गया कि साइबर क्रिमिनल्स अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, अपनी सुपरियोरिटी प्रदर्शित करना चाहते थे। आज हर एक को पैसा चाहिए, जी जल्दबाजी में पैसा चाहिए,
इसलिए जब आपने सिंडिकेट की बात करी है, तो आज सबसे बड़ी चुनौती है कि आप साइबर क्राइम सिंडिकेट्स को पकड़ेंगे कैसे? क्यों? क्योंकि कोविड-19 के आने के बाद अब एक और गेम चेंजिंग डेवलपमेंट भारतवर्ष में हो चुकी है। वो गेम चेंजिंग डेवलपमेंट ये है कि भारतवर्ष में कॉटेज इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ साइबर क्राइम हो चुका है। यानी कि साइबर क्राइम अब एक कॉटेज इंडस्ट्री बनता जा रहा है। छोटे शहर में ले लीजिए, कस्बों में ले लीजिए, हर जगह आपको कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर पनपता नजर आता है साइबर क्राइम। और क्योंकि भारतवर्ष में साइबर क्राइम की कन्विक्शन रेशो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, जी 1% से नीचे है, तो इसलिए लोगों को लगता है कि चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कानून आ भी गया या मुकदमा दर्ज हो भी गया तो देख लेंगे, क्योंकि कन्विक्शन तो होती ही नहीं है। जी 2003 में भारत की पहली साइबर क्राइम कन्विक्शन में मैं वकील था कंप्लेनेंट का। जब हमने कन्विक्शन ली तो हमें बहुत उत्साह लगा कि साहब अब और बहुत कन्विक्शन होंगी। कुछ कन्विक्शन हुई भी 2008 तक, लेकिन उसके बाद जैसे कानून बदला, फिर कन्विक्शन लगभग अकाल सा आ गया है। तो मुझे लगता है कि इस पूरे अकाल को पुनः से रिवर्स करने की आवश्यकता है, सिंडिकेट्स को टारगेट करने की आवश्यकता है। जी इसमें केंद्रीय सरकार का बहुत सराहना की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत एक नया प्रावधान डाल दिया है, धारा 111, जो पहली बार कहता है कि साहब साइबर क्राइम एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, और अगर कोई भी क्राइम सिंडिकेट इसका हिस्सा होगा तो वो ऑर्गेनाइज क्राइम के दौर पर डील किया जाएगा और उस पर सख्त कड़ी सजा होगी। तो अब इफेक्टिवली अब चुनौती ये है कि वर्तमान कानून को हम इफेक्टिवली इन्फोर्स करें, नए मुकदमों को दर्ज करा के सजाएं करवाएं, ताकि लोगों का जो विश्वास है वो पुनः से इस इकोसिस्टम पे दोबारा आ सके। जी पवन जी, दो मुद्दे हैं जिस पर मैं आपसे जानना चाहता हूं। स्टॉक ट्रेडिंग निवेश एक बड़ा घोटाला उभर के सामने आ रहा है, ये क्या है, किस तरह से होता है? और दूसरा, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के मामले भी बहुत तेजी से उभर के सामने आए हैं, इसमें अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का अपराध होता है डिजिटल अरेस्ट का, तो उसके पास बचाव के क्या तरीके हैं, आम आदमी इससे कैसे बचे? मैं इन दो मुद्दों पर आपके विचार और जानना चाहता हूं। देखिए, आजकल कोविड-19 के बाद हर एक बंदे को जल्दी है, मैं जल्दी से जल्दी ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं, और उनको लगता है कि साहब निवेश करिए स्टॉक मार्केट में, ओवरनाइट धनी हो जाइए। कुछ लोग धनी होते भी हैं, लेकिन क्योंकि ये जो लोगों की ग्रीड है, इस टेंडेंसी को साइबर क्रिमिनल्स ने पहचान लिया है। तो आपको विभिन्न प्रकार के नए उभरते हुए और बहुत मन लुभावने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको लेकर आते हैं, और आपको लगता है कि साहब इससे बढ़िया ऑप्शन तो है नहीं, चलो इसमें हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा अल्टीमेटली साइबर क्रिमिनल लेकर चंपत हो जाते हैं, और पैसा आपका उड़ जाता है, और आपके पास इफेक्टिव रेमेडी भी नहीं होती, क्योंकि आपको साइबर क्रिमिनल्स का पता ही नहीं मालूम कि वो लोकेशन कहाँ है, उनको संपर्क करने की स्थिति नहीं है। हम खुश हो जाते हैं क्योंकि वो हमें स्क्रीनशॉट भेजते हैं, देखिए कल हमारे 1000 थे, आज 2000 हुए, कल 5000 होंगे। हम स्क्रीनशॉट को देखकर खुश हो जाते हैं, बिना सोचे समझे कि स्क्रीनशॉट तो कोई भी आदमी कभी भी बना सकता है। तो आजकल ये निवेश के आधार पर लोगों को बहुत ज्यादा टारगेट बनाया जा रहा है। डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स पुलिस से लगभग 50 कदम आगे चलते हैं, उन्होंने देखा कि साहब ये नया कानून आ रहा है, भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से, तो चलिए एक नया नैरेटिव लोगों के दिमाग में डालते हैं। वो नैरेटिव ये कि कानून बदला है, और इस बदले हुए कानून में आप पुलिस को पावर है कि वो डिजिटल माध्यम से आपको गिरफ्तार कर सकती हैं, और लोग इस तरह की अटपटी एक्सप्लेनेशन को मानने भी शुरू कर लेते हैं। जी तभी वो डिजिटल अरेस्ट के शिकार बन जाते हैं। डिजिटल अरेस्ट होता कुछ नहीं है, आपको फोन आता है, आपके सामने कोई पुलिस अधिकर्मी की ड्रेस वाला व्यक्ति होता है, कहता है हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई नहीं चाहते तो कुछ पैसे दीजिए, हम सरकारी ऑफिसर हैं, पैसा अपने आप नहीं ले सकते, हम दूसरे अकाउंट देंगे। आप पैसा देते हैं और कहते हैं जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक आप हमारी गिरफ्त में रहेंगे, डिजिटल अरेस्ट में रहेंगे, आप अपना फोन ऑन करके रखिए, कैमरा ऑन करके रखिए। बंदा डर जाता है। हमारे केस में तो बहुत साइबर क्रिमिनल्स ने यूनिक काम किया। उन्होंने हमारी क्लाइंट थी जो एक फार्म हाउस में अकेली रहती थी, उनके सारे बच्चे बाहर हैं, जी और उन्हें टारगेट किया गया कि साहब आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। उन्हें ये कहा गया कि हमने आपके फार्म हाउस के बाहर अपने जो शूट्समैन है, शूट पर्सन है, तैनात कर रखे हैं, अगर आपने कुछ गड़बड़ करी तो सारे लोगों को हम उड़ा देंगे। तो जब बंदे को लग जाता है कि साहब मेरी जान ही जाने वाली है, तो बंदा कहता है कि साहब आपसे मेरे से जो पैसा लेना लीजिए, लेकिन मेरी जान छोड़िए। उस जी केस में भी लगभग 3.5 करोड़ रुपए उस लेडी ने गवाए।
तो मुझे लगता है भारतवासियों को आवश्यकता है जानने की कि साहब उनके हाथ में वीटो पावर है, वीटो बटन है। वो वीटो बटन है फोन को बंद करने का बटन। जी अधिकांश भारतवासी फोमो की डर की वजह से, फियर ऑफ मिसिंग आउट की डर की वजह से फोन को डिस्कनेक्ट नहीं करते। अगर जी हम फोन को तुरंत डिस्कनेक्ट कर दें तो ऑटोमेटिकली हम ना तो इस निवेश स्कीम्स के शिकार बनेंगे, ना ही हम डिजिटल अरेस्ट की जैसी साइबर क्राइम के शिकार बन पाएंगे। जी बिल्कुल जाहिर सी बात है। डिजिटल जिस तरह का फ्रॉड उभर के सामने आ रहा है वो वाकई में एक बहुत चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि 2024 में पूरी दुनिया में हुए डिजिटल लेन देन में 48% लेन देन भारत में हुआ है। जाहिर सी बात है, भारत में जो डिजिटल क्रांति आई है उसने जो लेन देन का तरीका है, राशि को एक जगह से दूसरी जगह भेजने का या देने का है, उसका स्वरूप, उसका तरीका बदला है। टेक्नोलॉजी के चलते कई तरह की चुनौतियां भी खड़ी हो रही हैं। डॉक्टर गुलशन जी, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस तरह की टेक्नोलॉजी के कारण चुनौतियां उभर रही हैं, जाहिर तौर पर इसके कानून को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। सरकार ने कुछ बदलाव भी किए हैं। सरकार की भी कानून बनाने की भी अपनी एक सीमा होती है, पुलिस की भी अपनी एक सीमा है। लेकिन चूंकि अपराध जो होता है उसमें पहले आम आदमी ठगा जाता है या कोई संस्था ठगी जाती है। जागरूकता के लिहाज से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जागरूकता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। देखिए, भारत सरकार के जो कानून बने हुए हैं, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंदर हो या नई जो बीएनएस उसमें आईएफएस जो लाई से उसमें भी है, जो कानून है वो हर किस्म के साइबर क्राइम को ब्रॉडर तरीके से कवर करते हैं। और उसको नए कानून बनाने जैसे जैसे टाइम आएगा, अब सरकार उसकी जागरूक है और कानून बना देती है। लेकिन आज जितने भी साइबर अपराध हैं वो बाय एंड लार्ज उसमें कवर हो जाते हैं, उस कानून में कवर हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे देश की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और हमारा डिजिटाइजेशन बहुत ज्यादा से स्प्रेड प्रसार हो रहा है। तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जागरूकता जो लोगों में है, जागरूकता भी बहुत हो रही है। हर बैंक वो एक बार बार एसएमएस भेजता रहता है, और आप टीवी के माध्यम से भी आप लोग भी करते रहते हैं। जागरूकता भी बढ़ रही है। लेकिन मुझे लगता है जैसे पवन दुग्गल जी ने कहा, हर इंसान को हर जलती है, वो देखता नहीं है कि किस तरीके से कोई मैसेज आ रहा है, कोई क्लिक आ रहा है। तो उसके हर इंसान को कानून एक तरफ काम करेगा, जागरूकता दूसरी तरफ काम करेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम इंसान को उस साइबर थोड़ा सा केयरफुल होके साइबर ट्रांजैक्शन करने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि कोई भी बैंक आपको कोई भी फोन करके नहीं बताएगा कि आपका एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक्सपायर हो रहा है और आप हमें उसका नंबर बताइए। वो कोई भी बैंक आपको नहीं बताता है। वो बैंक बार बार सबको बताते हैं, नंबर एक। नंबर दो, जैसे आपने डिजिटल अरेस्ट का पवन जी ने बताया और आपने जिक्र किया, हमेशा ये होता है कि कोई आपको फोन आता है। एक तरीका तो पवन जी ने बताया कि आप फोन बंद कर दीजिए, सुन लीजिए। चलिए, चिंता होती है कि भाई चलो फोन बंद हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे बताया बाहर हमने शार्प शूटर तैनात कर रखे हैं। ऐसे केसेस में जितने भी साइबर अपराधी होती हैं, फोन करते हैं लेकिन रिटर्न कॉल नहीं लेते। तो किसी भी इंसान को कोई फोन आता है, उसको कहना चाहिए ठीक है मैं आपको फोन करता हूँ। रिटर्न कॉल कभी मेच्योर नहीं होती है, क्योंकि रिटर्न कॉल जब मेच्योर होती है वो पकड़ा जाता है, वो जी ट्रेस हो जाती है कॉल पुलिस को। उसके बाद अगर आप एफआईआर कराते हैं तो पुलिस उसको ट्रेस कर लेती। लेकिन क्योंकि एक 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 कॉल क्या वो क्या से करते हैं, वो जी इंटरनेट से कॉल करते हैं। जी बिल्कुल। इंटरनेट में कॉल ट्रेस नहीं हो पाती है और उससे हमें प्रमाण नहीं मिल पाता, पुलिस को एक ब्लाइंड स्पॉट मिल जाता है। तो हमेशा एक इंसान को इतना जागरूक रहना चाहिए, अगर किसी किस्म की कॉल आती है, किसी भी फोन के जी द्वारा कॉल आती है, उस फोन को वो दोबारा फोन कॉल करे एक्शन लेने से पहले। जैसे एटीएम कार्ड मांगता है या और कुछ डिजिटल अरेस्ट करने की बात होती है, इससे करने से पहले उनको रिटर्न फोन कॉल करें। ऐसे फोन में ज्यादातर बात ये होती है कि वो फोन कॉल रिटर्न मेच्योर नहीं होते, कॉल जी होती नहीं। बिल्कुल। नंबर एक। आज की डेट में एक बात मैं और बताऊंगा, आज जो क्रिमिनल अपराधी है वो काफी होशियार भी हो गया है।
हम लोग अमूमन जो सिटीजन्स हैं वो ट्रू कॉलर का इस्तेमाल करते हैं कि हम ट्रू कॉलर में देखें कि ये फोन किसका आ रहा है। आप उसमें ट्रू कॉलर का नाम तो वही देखेंगे जो कि अपराधी ने अपना ट्रू कॉलर में नाम लिखा होगा। आज आप एक अपराधी लिखता है अपना नाम को, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश, तो आप उसको देखेंगे कि वो बोलता है मैं ओम प्रकाश बोल रहा हूं, तो आप अमूमन देखेंगे कि ट्रू कॉलर में देखें कि वो फोन आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे ही ट्रू कॉलर में पता लगता है कि हाँ जी ये नाम भी यहाँ भी ओम प्रकाश लिखा हुआ है, तो फट से आप उसको एक्ट कर लेते हैं, उसकी बात को मान लेते हैं। ऐसा नहीं है, आप ट्रू कॉलर की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और एक तो फोन बंद कर देना चाहिए। उससे पहले आपको रिटर्न फोन कॉल करके उनसे बात करनी चाहिए, जी। और वो फोन ट्रेस हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। और किसी की भी कॉल पे कोई कहे कि आप अब एटीएम कार्ड दे दीजिए, पिन नंबर दे दीजिए, किसी किस्म की कॉल पे विश्वास नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक ये महत्व। बहुत जरूरी है। जी ये कॉमन फैक्टर जो है, ये कॉमन फैक्टर काफी अपराधों को जी। एक हल कर देते जाहिर हैं। सी बात है डॉक्टर गुलशन जी, साइबर अपराध का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है और इसका एक व्यापक स्वरूप है। इसके कई स्वरूप हैं। जाहिर सी बात है इसमें सतर्कता आम आदमी को बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग भी एक बड़ा साइबर खतरा बनकर उभरा है और इस पे जितनी चर्चा की जाए वो कम है। मेरे पास समय का अभाव है। पवन जी, डॉक्टर गुलशन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।